न्यूज स्ट्रीट में दोपहर समाचारों के साथ मैं रितेश सक्सेना। आज दोपहर समाचारों में सबसे पहले अब तक की खास खबरें। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से म्यांमार की विदेश यात्रा पर। अपनी 10 दिनों की विदेश यात्रा में म्यांमार सहित ऑस्ट्रेलिया और फिजी भी जाएंगे प्रधानमंत्री। शिवसेना का महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में बैठक तय, अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश कर सकती है पार्टी। बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के पास पुख्ता सबूत। जिन व्यक्तियों के घरों में शौचालय नहीं होंगे वे गुजरात राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बॉलीवुड हिंदी फिल्म उद्योग में महिला रूपसज्जा कलाकारों पर लगे प्रतिबंध समाप्त, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के नाम पर आम निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियम खड़े किए। सरकार ने बाबुओं की विदेश यात्रा पर लगाए नए प्रतिबंध। अब साल में 4 बार से अधिक विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा कोई भी सरकारी अधिकारी। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी के बाद 8 महिलाओं की मौत और लगभग 30 महिलाएं गंभीर। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार के लिए रवाना हुए। हमारे दिल्ली ब्यूरो ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री इस 10 दिवसीय विदेश यात्रा में म्यांमार सहित ऑस्ट्रेलिया और फिजी भी जाएंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशियन सम्मेलन में सबकी नजरें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रहेंगी। म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की से भी भेंट करेंगे। दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। म्यांमार के नेताओं के साथ बातचीत में मोदी गैस पाइपलाइन बिछाने, तेल रिफाइनरी लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने में भारत के योगदान की बात कर सकते हैं। भारत एक ऐसे वैश्विक वातावरण पर जोर देगा जिसमें आर्थिक विकास और विश्व शांति से संबंधित उसकी आकांक्षाओं को समर्थन प्राप्त हो सके। शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इन शिखर सम्मेलनों और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उन्हें विभिन्न देशों के 40 से अधिक नेताओं और कई बहुआयामी संस्थानों के प्रमुखों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत आसियान, पूर्व एशिया और G20 शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहे हैं जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आसियान भारत की पूर्वी देशों से संबंधित नीति का प्रमुख हिस्सा है। वे G20 शिखर सम्मेलन में वो डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और स्वच्छ तथा किफायती ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि वे काले धन के खिलाफ आपसी सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्रालय सचिव अनिल वाधवा ने बताया कि प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना है। उन्होंने कहा कि 1986 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। प्रधानमंत्री की ये ऐतिहासिक यात्रा होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते और वहां कारोबार को और मजबूत किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कल नई दिल्ली में बताया कि म्यांमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली खुशियांग और ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत करेंगे। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इस महीने के अंत में नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय बैठक संभावित है, जिसमें भारत बातचीत का स्वागत करेगा, लेकिन इसके लिए दोनों देशों को अनुकूल वातावरण बनाना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्दों में काठमांडू में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में अभी करीब 2 सप्ताह का समय बाकी है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की स्थिति को देखते हुए ये काफी लंबा समय है। हम बातचीत का रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके लिए एक अनुकूल माहौल की जरूरत है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने हरिभाई बागड़े को स्पीकर का उम्मीदवार बनाया है। हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो ने यह खबर दी है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा में न सिर्फ विपक्ष के नेता पद के लिए दावा किया है, बल्कि वो अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरहे ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इस बारे में अंतिम फैसला अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज करेंगे।
हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो के अनुसार शिवसेना की सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि कोई अंतिम फैसला होने तक भाजपा के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि बातचीत का नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसलिए विपक्षी नेता का पद खोने का खतरा वे नहीं उठाना चाहते। इस बीच कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने फिर दोहराया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को अस्थिर करने वाला कोई कार्य नहीं करेगी। राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन आज मुख्यमंत्री फडणवीस को विश्वास मत प्रस्ताव रखना है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप सिंह रूडी ने साफ कहा कि राज्य के विकास के लिए बीजेपी को कांग्रेस छोड़कर सभी दलों से समर्थन लेने में कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को खड़ा किया है। आज सुबह से ही महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा जारी है। शिवसेना आज भी विपक्ष में बैठी शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि वो अपना स्टैंड साफ करें कि आखिर किसकी मदद से वो सरकार बनाने जा रही है। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने रुख में पूरी तरह बदलाव लाते हुए अब कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपराध का संज्ञान लेने के लिए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने पहले इस मामले में 28 अगस्त गुरुवार को विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और अन्य शामिल थे, जिसकी सुनवाई 1 सितंबर को होनी थी। इसी मामले में उसके बाद 21 अक्टूबर मंगलवार को सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत में विस्तृत एवं व्यापक संशोधित अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह जांच की विस्तृत रिपोर्ट है। न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी डीएसपी के.एल. मोजेस ने संशोधित अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जो कि विस्तृत एवं व्यापक बताई जाती है। अंतिम रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट की तरह है। कल 10 नवंबर को इस मामले की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक आर.एस. चीमा ने जरा के लिए और समय मांगा है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि पूर्व में मिले आदेश के अनुसार मामले से संबंधित सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष दाखिल किए जा रहे हैं। सीबीआई ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी अदालत के समक्ष दाखिल किए, जो जांच के दौरान जब्त किए गए थे। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से पूछा कि अगर वो एजेंसी द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे तो वो गवाहों की सूची और दस्तावेज अदालत को कैसे मुहैया कराएगी। इस पर चीमा ने कहा कि हम एहतियात बरत रहे हैं और एजेंसी देखेगी कि प्रत्येक दस्तावेज अदालत में दाखिल किया जाए। चीमा ने अदालत में ये भी कहा कि आज दाखिल की गई अंतिम संशोधित क्लोजर रिपोर्ट में जांच के दौरान एजेंसी द्वारा एकत्र सब कुछ है। न्यायाधीश ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपियों उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और अन्य की सीबीआई की अंतिम संशोधित क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए आगामी 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने इस विधेयक पर की जा रही आपत्तियों के बावजूद गुजरात लोकल अथॉरिटीज लॉ संशोधन विधेयक 2009 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हमारे गुजरात संवाददाता सतीश ठाकुर ने बताया है कि इस विधेयक के प्रावधानों के तहत जिन व्यक्तियों के घरों में शौचालय नहीं रहेंगे, वे राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव अब नहीं लड़ सकेंगे। अनिवार्य शौचालय के अलावा ये विधेयक में स्थानीय इकाइयों में सभी रिक्त पदों को 6 महीनों में भरने का और गांवों की जनसंख्या का मानदंड 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना भी शामिल है। विधेयक के ऊपर चर्चा के दौरान विपक्ष कांग्रेस के सदस्यों ने शौचालयों को अनिवार्य करने के प्रावधानों पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनसे गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि मंत्री नितिन पटेल ने ये कहा कि लोग कांग्रेस को सभी घरों में शौचालय के विरोध के लिए याद रखेंगे। सतीश ठाकुर, न्यूज स्ट्रीट समाचार, अहमदाबाद। वर्ष 2009 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब स्थानीय निकाय के चुनाव में वोटिंग जरूरी करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में लाए थे। गुजरात विधानसभा ने इस कानून को पहली बार 19 दिसंबर 2009 को पारित किया था, लेकिन ये विधेयक सियासी बवाल की भेंट चढ़ गया था। तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इसे वापस भेज दिया था, लेकिन अब 5 साल बाद मौजूदा राज्यपाल ओपी कोहली ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
हालांकि वोट न देने की सूरत में किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर राज्य सरकार नियम बनाएगी और उसे राज्य विधानसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस कानून का मसौदा तैयार करने वाले अधिकारियों का कहना है कि वोट नहीं देने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने से वंचित किया जाना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार मतदान के दिन गैर हाजिर रहने वाले व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे डिफॉल्टर्स को बीपीएल कार्ड, सरकारी सहूलियतों या सब्सिडी वाले लोन से वंचित किया जा सकता है। उधर इस विधेयक को लेकर केंद्रीय कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक अच्छा प्रयोग है। वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि ये गलत प्रावधान है, हम इसका विरोध करते हैं। इस विधेयक के पीछे सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिसे मौजूदा मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आगे बढ़ा रही हैं। भाजपा इसे देश के लिए एक क्रांतिकारी कदम बता रही है। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म उद्योग में महिला मेकअप कलाकारों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने सोमवार 10 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली 59 साल पुरानी इस परंपरा से संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन होता है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जिसके तहत बॉलीवुड में पंजीकृत रूप सज्जा कलाकार बनने के लिए महाराष्ट्र में 5 साल रहना आवश्यक है। न्यायालय ने महिला रूप सज्जा कलाकारों की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब उन्हें और अधिक पूंजी आधार की जरूरत होगी। ऐसा न होने पर उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के नाम पर आम निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब इन कंपनियों को साल 2017 तक चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम विशुद्ध स्वामित्व निधि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना होगी। पाकिस्तान में निजी स्कूलों के एक संगठन ने देश में लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के विरोध में आई एम नॉट मलाला दिवस मनाया। हमारे पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद संवाददाता ने बताया कि देश के 1,50,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कल 10 नवंबर सोमवार को पाकिस्तान में मलाला के विरोध में आई एम नॉट मलाला दिवस मनाया और सरकार से मलाला की पुस्तक आई एम मलाला पर रोक लगाने का अनुरोध किया। संगठन का आरोप है कि इस पुस्तक में इस्लाम और पाकिस्तान की विचारधारा का अपमान किया गया है। संगठन के अध्यक्ष मिर्जा काशिफ अली ने कहा कि हम सभी महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने हमारी ऐसी छवि गढ़ी है जो कि पाकिस्तान के संविधान और इस्लाम की विचारधारा के खिलाफ है। अली ने मलाला पर अपनी किताब में जाने माने लेखक सलमान रश्दी का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर पाकिस्तान में अब तक प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने मलाला पर रश्दी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो रश्दी के क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं। गौरतलब है कि लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों की वकालत करने के कारण मलाला को वर्ष 2012 में आतंकवादी संगठन तालिबान ने स्कूल से लौटते वक्त गोली मारकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। बहुत दिनों तक इलाज चलने के बाद वो स्वस्थ हो सकी। इस घटना के कारण मलाला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। सरकार ने खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी बाबुओं के विदेश दौरों पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। वित्त मंत्रालय के नए निर्देश के मुताबिक अब कोई भी सरकारी अधिकारी साल में 4 बार से अधिक विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा। वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक एक कैलेंडर वर्ष में कोई भी सरकारी अधिकारी 4 बार से अधिक विदेश यात्रा नहीं कर सकेगा। यदि कोई भी अधिकारी 4 बार से अधिक विदेश यात्रा पर जाता है तो उसे उसके लिए पूरा ब्यौरा देना होगा। इस तरह की यात्रा केवल कुछ खास मामलों में काम की जरूरत को देखते हुए की जा सकेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सचिव स्तर के अधिकारियों को तब तक विदेश यात्रा पर नहीं जाना चाहिए जब तक कि वहां उनकी उपस्थिति अनिवार्य न हो। सरकार ने यह भी कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के खर्च पर भी विदेश यात्रा को कम किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने खर्चों में कटौती की पहल करते हुए पिछले महीने ही सरकारी अधिकारियों के लिए प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग करने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही जानलेवा साबित हुई है।
शनिवार 8 नवंबर को सरकारी नसबंदी शिविर में हुए ऑपरेशन के बाद अब तक 8 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा महिलाओं का इलाज अलग अलग अस्पतालों में अभी भी जारी है। इनमें से 30 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को स्थानीय नेमीचंद अस्पताल में 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के बाद इन्हें दवाइयां देकर छुट्टी कर दी गई थी। घर पहुंचते ही महिलाओं को उल्टियां होने लगीं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनेस्थीसिया देने के लिए ऑपरेशन के दौरान विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, जहां कांग्रेस के नेताओं ने मंत्री अमर अग्रवाल का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। इसी बीच पोस्टमार्टम के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतक महिलाओं के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। न्यूज स्ट्रीट दोपहर समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। सांझ खबर में शाम 6 बजे हम समाचारों के नए संस्करण के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।